23 अगस्त का वह दिन जब विक्रम लैंडर चंद्रमा पे पहुंचता है, तो पहुंचने के बाद जब आपको लगा कि चंद्रयान 3 सफल हो गया, तो उस समय आपके मन में कैसे विचार उत्पन्न हो रहे थे? चंद्रयान 4 पे काम शुरू होता है तो मैंने बोल रखा नहीं, मेरा फ्रेंड ज्वाइन करेगा। मैंने उनको प्रॉमिस कर दिया है। हमने कहा भाई झूठ मत बोलो, मैं नहीं आने वाला। लेकिन उसने ले जाके मुझे मिला भी दिया। अच्छा। और उनका भी यही कहना था कि योर फ्रेंड हैड ऑलरेडी कमिटेड दैट यू आर गोइंग टू जॉइन हियर। चंद्रमा पे लोग रहना शुरू कर दिए हैं और चंद्रमा पे लोग जमीनें भी ले रहे हैं। तो चंद्रमा पे जमीनें क्या लिया जाता है? जब बात वैज्ञानिक की भी, पहले जब हम छोटे बच्चे थे तो होता था कि जो एलियंस होते हैं वही वैज्ञानिक होते हैं। तो ये एलियंस क्या होते हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे? साथ में खाना, इवन इतना साथ में हम लोग दिखते थे कि कभी कभी मेस में जो लड़का रहता था खिलाने वाला, वो कंफ्यूज हो जाता था। अच्छा। क्योंकि होता क्या था कि आप अगर नॉनवेज मिल रहा है तो लिमिटेड आपको नॉनवेज मिलता था। तो कभी किसी दिन अगर सत्यन पहले खा के चला गया, उसके बाद मैं गया तो बोला भैया आप खा के गए हैं। अच्छा। इतना कंफ्यूजन था। हाँ, इसलिए हम लोग साथ ही खाने जाते थे कि भाई कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो मैं 10th में रहते हुए भी 10th के ही बच्चों को, अपने ही साथ के बच्चों को मैं पढ़ाता था। तो बीएससी के दौरान हमने ये भी सुना था कि आपका बैक रख गया था। क्या कहानी थी बैक रखने के पीछे की? बात वैज्ञानिक शब्द हम लोग के दिमाग में आता है तो अधिकांश लोगों को लगता है कि जो वैज्ञानिक होते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले होते हैं और केवल उनका काम पढ़ाई ही होता है। नमस्कार, मैं हूँ सूरज और आप देख रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एक ऐसे मेहमान जुड़े हुए हैं जिन्होंने भारत को वैश्विक पटल पे एक बड़ी पहचान दिलाने में अपनी महती भूमिका सुनिश्चित की। आपके ध्यान में आ रहा होगा कि जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तो पूरे देश के लोग अपने देश के वैज्ञानिकों पे बहुत ही गर्व की अनुभूति कर रहे थे। और उसी चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट मैनेजर रहे इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री अभिषेक सिंह सर आज हमारे साथ उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। आज हम खास बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आप जब विद्यार्थी थे, छात्र जीवन में आपकी स्कूलिंग कैसे हुई? मैं हम प्राइमरी तक की शिक्षा यहीं हमारे ग्राम में ही जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ से हुई है जी। उसके बाद हम लोग गांव से नज़दीकी एक शहर, मतलब शहर नहीं है, एक छोटा सा कस्बा कह सकते हैं, सोहनपुर है, जहाँ पे हमने 5 से 8 तक की पढ़ाई करी। हाँ। स्कूल का नाम था शहीद भगत सिंह स्कूल, जो कि मैं लास्ट ईयर जब गांव आया हुआ था तो मैं सोचा कि अपने उस स्कूल में जाता हूँ, देखता हूँ, लेकिन वो स्कूल अभी है ही नहीं। बट उसी स्कूल के एक पुराने टीचर जो कृष्णा मास्टर हम लोग बोलते थे, कृष्णा मास्टर जी, उनसे मुलाकात हुई थी हमारी जी। तो वो स्कूल मतलब अभी टूट चुका है, बट कृष्णा मास्टर साहब अभी भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक दूसरे स्कूल में वो पढ़ाई मतलब पढ़ा रहे हैं अभी भी। तो 8 तक की पढ़ाई हमारी यहीं गांव और सोहनपुर तक हो गई। उसके बाद 9th, 10th, 11th, 12th के लिए हम लोग चले गए रुद्रपुर, जहाँ पे हमारे बड़े पिताजी रुद्रपुर में ही अध्यापक थे। वो एक जनता इंटर कॉलेज पिपरा कछार है जहाँ पे वो लेक्चरर थे मैथ के। तो 9th और 10th के लिए हम लोग एक विद्यालय था सरस्वती शिशु मंदिर, केशव माध्यमिक विद्यालय, तो वहाँ पे हमने 9th में एडमिशन लिया जी। 9th चूँकि 10th वहाँ पे अप्रूवल था नहीं, तो एक 87 इंटर कॉलेज है वहीं रुद्रपुर में ही, तो वहाँ से एफिलिएटेड था वो। तो हम लोग 10th में वहीं 87 इंटर कॉलेज में हमने पढ़ाई करी जी। उसके बाद 11th और 12th के लिए हमने बड़े पिताजी का जो स्कूल था वहीं पे हमारा एडमिशन हो गया, जो कि जनता इंटर कॉलेज पिपरा कछार के नाम से है। तो हम बताना चाहेंगे कि काफ़ी सामान्य जर्नी रही। 9th में शायद मुझे कुछ 66-67% मार्क्स मिले थे। हाई स्कूल में जब बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ तो मेरा रोल नंबर था 15,75,387 जी। और हमारा नंबर भी आया था 387। तो मुझे याद है 387 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो कुछ 64.5 अराउंड। तो हाई स्कूल भी काफ़ी जस्ट हम लोग कह सकते हैं कि हम फर्स्ट डिवीज़न थे। हाँ। फिर 11th 12th जनता इंटर कॉलेज से हमने पढ़ाई करी। उसमें 72.8% आया जी, जिसमें मेरा इंटरेस्ट मैथ में थोड़ा ज़्यादा ही रहता था। बट
अगर आप 12th की मार्कशीट देखेंगे तो फिजिक्स में मेरे ज़्यादा मार्क्स हैं मैथ से, फिर भी मैं मैथ ही पसंद करता था। मतलब सर एक छोटा सा प्रश्न और हमारे दिमाग में बन रहा है कि आप और इतने बड़े इसरो में साइंटिस्ट हैं, तो शुरुआत जब आप कर रहे थे तो क्या शुरू से ही आप काफ़ी मेधावी विद्यार्थी थे या फिर एकदम सामान्य विद्यार्थी रहे हैं? नहीं, मेधावी तो कह सकते हैं बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि आप सोच सकते हैं 64-65% पाना, किसी तरह से फर्स्ट डिवीज़न हमारा हुआ, तो आप मेधावी नहीं कह सकते हैं। लेकिन बड़े पिताजी के साथ रह के उनके कह सकते हैं उनके डर की वजह से हमने मेहनत करना शुरू किया। तो आपको कभी उसमें लगता था कि आप इसरो जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में जाकर अपनी सेवा देंगे? कभी नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि जब मैं इसरो, चूँकि उसके पे बात आएगी कि इसरो ज्वाइन कब किए, कैसे किए, लेकिन तब तक मैंने सोचा नहीं था कि हम इसरो में एज ए साइंटिस्ट हम ज्वाइनिंग करेंगे, काम करेंगे। आपकी उच्च शिक्षा कैसे हुई, ग्रेजुएशन वगैरह? ग्रेजुएशन के लिए हम लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया था गोरखपुर यूनिवर्सिटी का, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, फिर BHU का भी दिया था। लेकिन BHU में ग्रेजुएशन में हमारा एडमिशन हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हमें BSc के जो एंट्रेंस हुआ था उसमें अच्छे मार्क्स आए थे और मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ मिल गया। तो मेरे ही साथ बड़े पिताजी के जो लड़के थे, हम दोनों साथ साथ ही पढ़ते थे, उनको भी PCM मिला, तो हम दोनों साथ ही पढ़ाई की ग्रेजुएशन गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, और हमने वहाँ छात्रावास में रह के पढ़ाई करी। एक NC हॉस्टल के नाम से एक छात्रावास था जिसमें हम लोग 3 साल रहे, और एक ही कमरे में, चूँकि दोनों एक ही घर से परिवार से थे, तो हम दोनों एज ए पार्टनर, एक डबल शेयरिंग का रूम होता था, तो हमने वहाँ से BSc करी। तो BSc के दौरान हमने ये भी सुना था कि आपका बैक लग गया था, क्या कहानी थी बैक लगने के पीछे की? जी, उसमें चूँकि हिंदी माध्यम से पढ़ाई किए हम लोग, उसके बाद BSc जो होता है आपको इंग्लिश मीडियम में, आपको इंग्लिश में एटलीस्ट आपको इंग्लिश में लिखना होता है, और हमारी इंग्लिश बहुत ही कमज़ोर थी, मैं कहूँगा। 10+2 में मैं इंग्लिश में हम लोग 48 मार्क्स, मेरा 48 मार्क्स आया था आउट ऑफ 100। बोर्ड एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि इंग्लिश कितनी स्ट्रांग रही होगी। तो जैसे ही हिंदी से इंग्लिश में हमें लिखने की बात आई, तो वहाँ पे मुझे मतलब मेरा कॉन्फिडेंस 0 था, कह सकता हूँ। तो BSc फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में मेरा बैक आया हुआ था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक पेपर होता था जिसमें मैं फेल कर गया था, तो मुझे ग्रेस मार्क दे करके पास किया गया था। लेकिन आप उसके लिए प्रोसीजर था कि आप इम्प्रूवमेंट पेपर दे सकते हैं, तो मैंने इम्प्रूवमेंट का फॉर्म अप्लाई किया, और उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमने 2 महीने पढ़ाई किया, क्योंकि आपको होता क्या है उसमें 1.5 या 2 महीने बाद फिर से री एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो उसमें फिर मैं मार्क्स ठीक आए, और मैं वो ग्रेस जो स्टार होता है वो हट गया। तो फर्स्ट ईयर की अगर आप मेरी मार्कशीट देखेंगे BSc की, तो उसमें I लिखा हुआ है, मीन्स आफ्टर इम्प्रूवमेंट। हमने अदरवाइज बेसिकली 56% आया हुआ था, इम्प्रूवमेंट के बाद 61% हो गया ओवरऑल। अच्छा, तो आज भी उस पर I लिखा हुआ है, क्योंकि वो इम्प्रूवमेंट के बाद का मार्कशीट है मेरा। तो इस तरह से फर्स्ट ईयर में हमने 61%, सेकेंड ईयर में थोड़ा, चूँकि अब 1 साल पढ़ाई हो चुकी थी इंग्लिश में, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, थोड़ा मेहनत भी की, वो भी बड़े पिताजी के डर की वजह से कह सकते हैं। तो उसमें 65 के अराउंड परसेंटेज आया, और थर्ड ईयर में चूँकि एक सब्जेक्ट आपको छोड़ देना होता है, तो हमने केमिस्ट्री ही छोड़ा, क्योंकि केमिस्ट्री में ऑलरेडी एक इम्प्रूवमेंट दिया था। तो फिजिक्स और मैथ हमने रखा फाइनल ईयर के लिए, और उसमें अच्छे मार्क्स आए, और ओवरऑल एवरेज मिला करके हमारा BSc 65% के अराउंड हुआ। तो इस तरह से हमारी BSc कंप्लीट हुई। सर, जब बात वैज्ञानिक शब्द हम लोग के दिमाग में आता है, तो अधिकांश लोगों को लगता है कि जो वैज्ञानिक होते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले होते हैं, और केवल उनका काम पढ़ाई ही होता है। तो आप छात्र जीवन में केवल, अभी आपने बताया कि आप एक सामान्य विद्यार्थी रहे, तो पढ़ाई के अलावा आप अन्य किन किन गतिविधियों में संयुक्त होते, जैसे खेल कूद वगैरह कुछ करते थे आप? चूँकि हम लोग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन था, बड़े पिताजी चूँकि टीचर थे, आप कहीं भी खेलने जाओगे तो कोई दूसरा टीचर आपको देख लेगा,
और फिर उससे की सूचना पहुंच जाएगी। तो इस वजह से हम लोग लुक उसमें छुप करके जिसको कहते हैं, तो हम लोग खेल लेते थे कहीं पे, लेकिन ऐसा ओपनली कभी नहीं खेलने को मिला कि आप ओपनली एक आपका फिक्स ड्यूरेशन है कि 1 घंटा आपको खेलना है। तो हम लोग कभी छत पे मतलब जहाँ पे बड़े पिताजी के यहाँ हम लोग रहते थे, मैं और अभय, उनके लड़के का नाम अभय था, तो हम लोग छत पे ही चाक से विकेट बना देते थे। अच्छा, और पटरी क्रिकेट वगैरह खेल लेते थे। और अब वो भी कब होता था, जब बड़े पिताजी सब्जी लेने के लिए जाते थे। तो होता क्या था, हम लोग छत पे खेलते थे और दूर से देख लेते थे कि सब्जी लेके अगर आए, क्योंकि उनकी हाइट काफी ज्यादा थी, लगभग 6.5 फुट के आसपास है उनकी हाइट, तो दूर से दिख जाते थे कि वो वापस आ रहे हैं। फिर से हम लोग तुरंत किताब लेकर के नीचे बैठ जाते थे। अच्छा, तो जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उस दौरान आपके अंदर कोई ऐसी विशेष क्वालिटी थी जो लगता था कि आपको अन्य विद्यार्थियों से सबसे अलग करके रखा हुआ है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि हमने तो किसी तरीके से अपना ग्रेजुएशन निकाला, जिसको कह सकते हैं फर्स्ट डिवीजन बना पाया केवल। तो ग्रेजुएशन में आपको क्या परसेंटेज रहे? 65 के अराउंड, 64.5। हाँ। और ग्रेजुएशन के बाद फिर आपने पीजी और क्या किया, ऐसे कुछ बताएंगे? हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फिर से जैसे आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, तो फिर से हमने बीएचयू के लिए एक पीईटी करके एग्जाम था, हमने उसको दिया मैथ के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स, और वो हमने क्वालिफाई किया। और उसके थ्रू उस एंट्रेंस के बेस पे हमें मैथ में एडमिशन मिल गया। बीएचयू के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में मुझे एमएससी के लिए एडमिशन मिल गया। तो वहाँ पे हमने एमएससी की पढ़ाई शुरू की। तो जब एमएससी कर रहे थे तो उस दौरान आप अपने आप को किस प्रकार से शिक्षा के प्रति समर्पित रखें और किन किन चीज़ों से दूरियां बना कर रखें, कुछ बताएंगे जो युवा देख रहे हैं इस वीडियो को, उन युवाओं के लिए? क्योंकि आप कह सकते हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हमने पढ़ाई करी, वो भी हॉस्टल में रहते हुए। तो क्या था कि इन्वायरमेंट पढ़ाई का नहीं कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट था। तो हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि दादागिरी टाइप का, कि हम हॉस्टल में रहते हैं। तो हम मतलब जैसे शाम को सब्जी खरीदने गए, मान लेते हैं 16 रुपये 17 रुपये आए, हम उसको 12-13 रुपये दे दें। क्यों भाई? क्योंकि हम हॉस्टल से हैं। तो इस तरह की चीज़ें, तो इसको ऐसा लगता था कि अरे मेरा तो काफ़ी, हम कह सकते हैं इसको हम लोग बोलते थे काफ़ी भौकाल है, कि हमने 12 रुपये या 3 रुपये बचा लिए, हमसे उसने नहीं मांगा, वो डर गया। तो इस तरह की चीज़ें भी थी। ये सब भी करते हुए जो कि बीएससी किसी तरह हो पाया। एमएससी में जाने में क्या था कि मुझे एक मित्र मिला, क्योंकि वहाँ पे एंट्रेंस बेस्ड पे आपका एडमिशन होता है। तो मेरे रैंक के ठीक बाद एक मित्र थे, मतलब मुलाकात वहीं हुई बीएचयू कैंपस में, सत्येंद्र सिंह करके, उनसे मुलाकात हुई। अगला रैंक उसी लड़के का था। और मुझे वो देख के बहुत ही सिंपल और सीधा मतलब स्टूडेंट लगा। मुझे लगा कि अब थोड़ा सा हमें भी सीधा स्टूडेंट बनना चाहिए। तो उसको देखते हुए फिर हम दोनों वहीं से मित्र बन गए। उसी दिन, पहले ही दिन जब काउंसलिंग चल रहा था, तो आई थिंक मेरा 96 रैंक था, उसका 97 सत्येंद्र का। तो हम लोग चूँकि वहाँ पे आपको इनरोलमेंट जो होता है आपको रैंक के हिसाब से होता है। तो हमारी मतलब एडमिशन के दिन ही मुलाकात हुई, और आज तक हम लोग बताएंगे हम कि हम आज तक भी साथ में हैं, हम एज ए फ्रेंड हैं। तो मेरा रोल नंबर बना 47 और सत्येंद्र का रोल नंबर था 48 जब हमारा एडमिशन हुआ थी। तो वहाँ से उसको देखते हुए हम थोड़ा, मैं भी सीरियस होने लगा और सोचा कि अच्छा बच्चा बन के पढ़ाई करते हैं। मतलब ग्रेजुएशन तक आपने अभी कोई गोल डिसाइड नहीं किया था कि आपको क्या करना है। अब आप जब बीएचयू आईआईटी पहुंचे तो वहाँ से आपने ये डिसाइड किया कि मुझे कुछ गंभीर होकर पढ़ना चाहिए। हाँ, तो उसी दौरान मतलब इस मित्र की वजह से कहेंगे कि हम लोग थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करने लगे। और वो मित्र बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, तो उसके साथ थोड़ा बहुत क्रिकेट भी खेल लेते थे। लेकिन पढ़ाई काफ़ी सीरियसली हम लोगों ने शुरू कर दी। एक्चुअली हम और सत्येंद्र साथ ही पढ़ते थे। इवन हॉस्टल में साथ आना जाना, मेस में साथ में खाना, इवन इतना साथ में हम लोग दिखते थे कि कभी कभी मेस में जो लड़का रहता था खिलाने वाला, वो कंफ्यूज हो जाता था। अच्छा। क्योंकि होता क्या था कि आप अगर नॉनवेज मिल रहा है तो लिमिटेड आपको नॉनवेज मिलता था।
तो कभी किसी दिन अगर सत्येंद्र पहले खा के चला गया, उसके बाद मैं गया तो बोला भैया आप खा के गए हैं। अच्छा। इतना कंफ्यूजन था। इसलिए हम लोग साथ ही खाने जाते थे कि भाई कोई कंफ्यूजन ना रहे, ऐसा ना हो कि हमें नॉनवेज ही ना मिले। तो इस तरीके से हम लोग साथ में पढ़ाई की और वहाँ पे उसका रिजल्ट भी आना दिखा मुझे, क्योंकि आपकी एमएससी वहाँ पे सेमेस्टर वाइज थी। तो फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ 9.3 आउट ऑफ 10, मतलब आप 93% कह सकते हैं। इतना डिफरेंसेस? हाँ, क्योंकि ऐसा लगा कि मतलब मेहनत करके कुछ मतलब सीरियस होने पे चीज़ें समझ में आने लगी थी, मैथ। और वहाँ के टीचर्स, सबसे बड़ी बात बीएचयू के टीचर्स आपको छोटे बच्चे की तरह पढ़ाते थे। आपको पढ़ना है बैठ के, वो पूरा लिखाते भी थे कि अगर आपको कोई थ्योरम कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही आप नोट कर लो, पूरा टाइम भी मिलता था। तो हमने नोट्स बना करके पढ़ाई शुरू करी, क्योंकि नोट्स बना के पढ़ाई करने की आदत बड़े पिताजी ने ही डलाई थी 10th 12th में। तो यहाँ पे नोट्स बना करके पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा मेरे एमएससी के लिए स्पेशली। फिर सेकेंड सेमेस्टर आया, उसमें हमने मतलब 98% पाए। अच्छा। तो ओवरऑल एवरेज आप, चूँकि बाद में क्या होता है कि आफ्टर 2 years आपको एक CGPA बोला जाता है, जो कम्युलेटिव जो ग्रेडिंग है। जी। तो ओवरऑल मेरा एमएससी में 96% रहा, 96.01 प्रिसाइजली। सर हमारे मन में एक और प्रश्न आता है कि एक विद्यार्थी जो एकदम सामान्य विद्यार्थियों की तरह से रहता है, ग्रेजुएशन में उसका बैक भी लग जाता है, फिर अपने आप को थोड़ा संभालता है और 66 पे आकर रुक जाता है, लेकिन वही 66 रहने वाला विद्यार्थी जब एमएससी करता है आईआईटी बीएचयू से, तो 66 वाला नंबर 96 पे पहुंच जाता है। तो अचानक इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो जाता है? इसके पीछे का मूल वजह क्या रहता है सर? मूल वजह कह सकते हैं कि आपको फिर जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं तो थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल वाली चीज़ें भी देखनी होंगी कि आगे क्या होगा, क्या करना है। वहीं से थोड़ा बहुत थिंकिंग स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं कि आप हाई स्कूल में थे तभी सोचने लग गए थे कि अब कैरियर कहाँ बनाना है। तो आपको सीरियस तो होना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो हमारा वो फेज स्टार्ट हुआ एमएससी में, और वो भी उस मित्र को देखते हुए, क्योंकि बहुत ही सीधा बच्चा था। उसने तब तक, मैं कह सकता हूँ कि वो उसने गाली देना तक नहीं, कभी गाली नहीं देना। हम लोग तो गाली और ये सब चीज़ें मतलब हमारे लिए सामान्य थी, उसके लिए बहुत ही मतलब ये सब डिफिकल्ट था कि नहीं गाली और ये सब। तो उसके साथ रहते हुए हमने मतलब हम लोगों ने मेहनत शुरू किया साथ में, और ओवरऑल एक्चुअली फाइनली मैं गोल्ड मेडलिस्ट हुआ एमएससी मैथमेटिक्स से बीएचयू से। तो सर जब आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक की जो यात्रा रही, एक अच्छे विद्यार्थी तक तो मुझे लग रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन आने के बाद ही हुआ, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी अगर एवरेज भी निकाले तो वो 70% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो यहाँ आने के बाद फिर कई सारे अन्य ऐसे गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं, जैसे प्रेम मोहब्बत, इन तमाम चीज़ों में। तो सर कभी आपको ऐसा लगा कि हाँ आप भी किसी महिला मित्र के प्रति जा रहे हैं, ऐसा कुछ? देखिए वो क्या होता है, ये तो नेचुरल है आपको मतलब इस तरह का अट्रैक्शन है। हम लोग क्या था, हॉस्टल के विद्यार्थी थे, तो होता क्या था कि भाई मतलब मौज मस्ती और ये सब नॉर्मल सी बात थी। तो होता था, हम लोग भी चलो भाई हम इससे प्यार करने लगे, हम उससे प्यार करने लगे, इस तरह की बातें होती थी। सर आप अपने छात्र जीवन मतलब आईआईटी बीएचयू तक की कोई ऐसी घटना जो साझा करना चाहें? हाँ, मतलब बीएचयू में तो एक मतलब ऐसा था कि कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए थे जिसकी वजह से मतलब हमने डिसाइड किया कि नहीं हमें टॉप करना है जी। तो एक मतलब क्लासमेट से ही लड़ाई हो जाना, फिर उससे मतलब लड़ाई, और उसमें उसने बोल दिया कि तुम तो पास भी नहीं होगे, तो इस तरह की चीजें। तो ऐसा जब सुनने को मिला तो नहीं, हमने सोचा पास मतलब नहीं, हम टॉप ही कर जाएंगे। तो कह सकते हैं हाँ, ईगो हर्ट्स हो जाना। तो हमने उसको पॉजिटिवली लिया। उसको नेगेटिव भी हम ले सकते थे, लेकिन पॉजिटिव लेने का मतलब ये था कि उस मित्र, हमारा जो सत्येंद्र मित्र है, उसकी वजह से पॉजिटिवली हमने उसको लिया। उस भी कहता रहता था चलो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, इस बार ऐसा करते हैं, दिखा देना है करके, दिखा देना है। तो इस तरह की वजह से हमने उसको पॉजिटिवली लिया। इवन कई बार क्या होता था कि हम लोग क्रिकेट ज़्यादा खेलते थे दोनों, तो अच्छी तैयारी नहीं हो पाई। जैसे आपका क्या है कि एमएससी में कुछ मिड टर्म के एग्जाम्स होते हैं, तो ऐसा था कि 15 मार्क्स का एक मिड टर्म ऑन होगा, 15 मार्क्स का एक दूसरा मिड टर्म होगा, और बचा 70 मार्क्स का फाइनल एग्जाम होगा। तो कई बार हम लोगों ने ऐसा भी किया कि अरे तैयारी नहीं हो पा रही है, चलो अभिषेक तुम 10 नंबर का तैयार करो, सत्येंद्र मैं 5 नंबर का करूँगा, ठीक है, और बाद में नकल कर लेंगे थोड़ा सा।
क्योंकि क्या है उस लेवल पे प्रोफेसर्स उतने स्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं। उनको ठीक है कि आप बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं तो थोड़ा सा आदमी बातचीत कर रहा था एग्जाम में, थोड़ा बहुत ये शेयरिंग हो जाती थी। तो हमने ऐसे भी किया कभी कि हमने 10 की तैयारी करी, सत्येंद्र ने 5 नंबर की तैयारी करी, फिर हमने आपस में थोड़ा नकल मार लिया कह सकते हैं। फिर भी जब फाइनल 15 मार्क्स का रिजल्ट आया था, एक पेपर था ऑपरेशन रिसर्च, मैथमेटिक्स का एक पेपर था। तो जब 15 में मार्क्स सुनाया गया तो पहले मेरा रोल नंबर था तो मेरा आया। तो सर ने बताया कि 10 मार्क्स। हमने कहा 15 में से 10 ऐसा क्या। फिर सत्येंद्र का आया, सत्येंद्र का भी 10 मार्क्स। फिर हम लोग जब कॉपी लेके देखे तो सत्येंद्र का वो 5 मार्क्स वाला गलत था। अच्छा। तो 10 का जो हमने तैयारी किया था उसमें हम लोगों को मुझे 10 मिला, उसे भी 10 मिला। मैंने उसका जो 5 मार्क्स का जो किया जो उन्होंने तैयारी किया था वो आप भी लिखे थे लेकिन गलत हो गया था। तो गलत होने से 0 हो गया। तो फिर तो केवल 10 ही मार्क्स आए। अब क्या है कि जैसे कि ग्रेडिंग सिस्टम में क्या होता है कि अगर आप 90 to 100 हैं तो आपको एक S ग्रेड मिलेगा जी। अगर वही आप 89 हैं तो आपको A ग्रेड रहेगा। A से ऊपर होता है S। तो 89 और 90 मार्क्स का तो एक ही का डिफरेंस है, लेकिन वो ग्रेडिंग में हाईएस्ट ग्रेड हो जाएगा। और A है तो आपको नेक्स्ट। तो अब क्या हुआ कि 15 में हमने 10 ही पाए, तो 5 नंबर तो ऐसे ही गायब हो गया। यानी अगर आप 100% भी फ्यूचर में पाएंगे तो 95 भी हो पाएगा जी। तो बफर बचा 5 नंबर का केवल। तो सेकेंड सेमेस्टर जब सेकेंड मिड टर्म आया तो सत्येंद्र बोलता है कि भाई फिर से मतलब चूँकि थोड़ा सा क्रिकेट की तरफ हम लोग झुक गए थे ज़्यादा, तो फिर से हमने वही पैटर्न अपनाया। बोला कि यार इस बार अच्छे से करता हूँ 5 नंबर, तुम 10 नंबर का ही करो। तो हमने फिर से वही पैटर्न लगाया, क्योंकि रोल नंबर आगे पीछे था तो हम आजू बाजू बैठते थे। तो फिर से हमने 15 नंबर का मिड टर्म दिया उसी पेपर का, सेकेंड मिड टर्म। जब मार्क्स आए फिर से 10 आया, सेम स्टोरी। 10 हम भी 10 वो भी। फिर तुमने सोचा ये है क्या, फिर देखे तो फिर से सत्येंद्र के पोर्शन में हम 0 पाए। तो फिर हुआ क्या देखिए, मतलब 10 नंबर आपके चले गए 30 में से ओवरऑल दोनों मिड टर्म आप मिलाएंगे तो हमारा 20 ही था। यानी अगर आपको S ग्रेड पाना है तो फाइनल एग्जाम में 70 में 70 लाना पड़ेगा। एक नंबर भी कटा तो आप S से A में चले जाएंगे। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर उसके बाद से सत्येंद्र ने मार्क्स देखते ही क्लास से बाहर चला गया, क्योंकि उसको पता था कि अगर ऐसा हुआ है तो जरूर ये गालियां देगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो सत्येंद्र मतलब काफ़ी बढ़िया मित्र था और सीधा बच्चा। तो रूम में जाता है अपने और उसने मुझे एक लेटर लिखा। हम मतलब हॉस्टल में ही रहते थे। हॉस्टल में उसने एक लेटर लिखा और रात में उसने मेरे कमरे के दरवाजे के नीचे से वो लेटर हमें पास कर दिया। मतलब वो इतना शर्मिंदा अपने आप को महसूस कर रहे थे कि खुल के अपनी बातों कह नहीं पा रहे थे। हाँ, तो लेटर आज भी मैं रखा हूँ, मेरे साथ बेंगलोर में है वो लेटर। अच्छा। तो उसमें उसने यही लिखा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम ही टॉप करो, इसके लिए तुम्हें मेरे ऊपर या किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तुम कर सकते हो। हम चाहेंगे कि तुम अकेले तैयारी करो। इस तरह की बातें उसने लिखा था। लेकिन फिर भी उस घटना के बाद हम लोगों ने, हमें याद है कि 30 या 35 दिन बात नहीं किए। अच्छा। जो मित्र एक साथ पढ़ना, लिखना, एक साथ भोजन करना, एक साथ भोजन करना, क्रिकेट, हम लोगों ने 30-35 दिन बातें नहीं करी। फिर संभव कुछ मतलब बातें शुरू हुई, बाद में शुरू हुई। लेकिन टारगेट ये था कि S ग्रेड पाना है ऑपरेशन रिसर्च में। तो वो संभव तभी था जब 70 में आप 70 पाएंगे। तो जब उस, चूँकि 3rd सेमेस्टर की बात है, जब फाइनली ये ग्रेड्स आए तो मेरा ऑपरेशन रिसर्च में S ग्रेड था। अरे वाह। तो मतलब कि लास्ट के एग्जाम में 70 में 70 था मेरा। तो मुझे काफ़ी राहत मिला, क्योंकि होता क्या है आप 1 मार्क्स भी अगर कम हो गया तो आपका ग्रेड चेंज हो गया। और चूँकि उद्देश्य कुछ और था कि आपको टॉप करना है या ऐसा कुछ दिखाना है, तो इसकी वजह से। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने ईगो हर्ट वाली जो बात हुई थी, उस घटना का कितना प्रभाव रहा आप पे? वही ईगो हर्ट्स होने की वजह से ही हमने सोचा कि नहीं, अब टॉप करके दिखाना है। कोई हमें बोल रहा है तुम फेल हो जाओगे गालियों के साथ, ठीक है। तो हमने सोचा कि नहीं, अब चूंकि देखते हैं कितने पानी में हम क्या कर सकते हैं जी। तो इस वजह से हम लोग टॉप करके, मतलब
उसकी तैयारी शुरू की, साथ में पढ़ते थे दोनों मित्र। तो बाद में क्या हुआ कि ओवरऑल जब 2 साल का रिपोर्ट आया, मतलब 2 साल की कम्युलेटिव चारों सेमेस्टर बीतने के बाद, तो मैं मतलब अपने क्लास में टॉप कर गया था। अरे वाह। तो वो मतलब हमारे लिए मतलब काफ़ी कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट था पढ़ाई के मामले में भी, और उसी बेस पे हम कह सकते हैं कि हम ये नौकरी या इसरो में एज अ साइंटिस्ट हम जा पाए। तो आप एमएससी करने के तुरंत बाद इसरो ज्वाइन कर रहे हैं या फिर उसके बाद भी आपने कुछ और किया? नहीं, एक्चुअली उसके बाद 1 साल, चूँकि मेरा एमएससी कंप्लीट होता है 2008 में, उसके बाद 1 साल हमने, चूँकि एक ऑप्शन था कि आप पीएचडी के लिए जाएं, पीएचडी एक लॉन्ग प्रोसेस था, और उस समय क्या था कि फैमिली को के भी इकोनॉमिकल कंडीशंस को देखना था। उस समय एक घटना हुई थी परिवार में कि परिवार हम लोग अब अलग अलग, एमएससी तक हम मेरा मतलब खर्च, पॉकेट खर्च कहिए या एडमिशन खर्च कहिए, ये सारी चीज़ें बड़े पिताजी से मिलती थी। बट एमएससी कंप्लीट होने के बाद एक्चुअली कुछ पारिवारिक ऐसे हुए चीज़ें कि मतलब अब ये हो गया कि सब लोग अपने अपने इंडिविजुअल फैमिली का खर्चा देखेंगे, और पिताजी की इतनी सैलरी नहीं थी कि हम मतलब अब अभी भी उन लोगों के पैसे मांग के उनसे कुछ करके आप आगे की पढ़ाई करें। तो मैंने पीएचडी का विचार ड्रॉप कर दिया, क्योंकि वो लॉन्ग मतलब ड्यूरेशन का कोर्स होगा, आपको मिनिमम 4.5 ईयर्स चाहिए ही चाहिए पीएचडी करने के लिए। उसके बाद आप जॉब का सोचोगे कि कुछ जॉब मिल जाए, तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता। और चूँकि मैं अपने भाई बहन में सबसे बड़ा था, तो थोड़ा बहुत ये भी पॉइंट था कि आपको मतलब पैसे कमाने हैं, परिवार की जो नीड है उसको पूरी करना है। तो इसकी वजह से मैं एक्चुअली अपने खर्चे निकालने के लिए कोचिंग में पढ़ा था। वहाँ पे भी देखिए कि कोचिंग पढ़ाने में आपको जैसे क्या है कि नॉलेज होना और एक पढ़ाना दोनों एक अलग पॉइंट है। तो आप अच्छा अगर आप पढ़ा रहे हैं, तो यही स्टूडेंट को चाहिए कि आप कितना नॉलेज है उससे उसको मतलब नहीं है, आप कितना बढ़िया उसको पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाने की कला भी हम कह सकते हैं कि मतलब कोचिंग पढ़ाने वाली बात जो कह रहा हूँ, वो भी बड़े पिताजी की ही देन है, क्योंकि वो कभी कभी चूँकि मतलब हमारे 10+2 तक रहने के दौरान ही वहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा घर बनवाया था। तो कभी कभी वो क्लास कोचिंग पढ़ाया करते थे, तो वो नहीं ले पाते थे। तो मैं 10th में रहते हुए भी 10th के ही बच्चों को, अपने ही साथ के बच्चों को मैं पढ़ाता था। मतलब 10वीं से ही आपने पढ़ाना भी शुरू किया था? तो ये कभी कभी होता है, जैसे कि अगर उनको कहीं जाना हो तो रात में बता देते थे कि ये टॉपिक कल पढ़ाना है। तो मुझे रात में ही हम लोगों को पढ़ा देते, मुझे भी और अब है अपने बेटे को। लेकिन अगले दिन बैठ के मैं ही पढ़ाता था। मतलब आप रात को पढ़े होते थे और सुबह पढ़ाते थे अपने ही साथ के क्लासमेट्स, मतलब बच्चों को। बिल्कुल। तो इस वजह से थोड़ा पढ़ाने की भी कला डेवलप हो गई। तो साथ में मैं कोचिंग भी पढ़ाने लगा था। तो पीएचडी का आइडिया ड्रॉप होने पे फिर क्या है कि क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं। तो हमने सोचा एमसीए करेंगे, क्योंकि एक फ्रेंड था, उसने बोला कि एमसीए के बाद बढ़िया नौकरी लग जाएगी, बढ़िया पैसे मिलने लगेंगे, और ये काफ़ी क्विक है, मतलब आप कह सकते हैं कि सर्टेनली आपको जॉब मिल ही जाएगा काइंड ऑफ। लेकिन उस समय तक अभी आपने डिसाइड नहीं किया था कि आपके जीवन के मुख्य लक्ष्य क्या है, आपको कहाँ जाना है? नहीं, मुख्य लक्ष्य आप कह सकते हैं कि यही था कि आपको, मुझे मतलब पैसे कमाने हैं। अब पैसे कमाने के लिए हमने सोचा एमसीए करना है। एमसीए करेंगे तो बढ़िया प्लेसमेंट हो जाएगा। तो फिर एमसीए उस समय क्या था, एक आईआईटी रुड़की है जहाँ पे एमसीए होता था उस समय, आज वो कोर्स बंद हो गया है। आईआईटीज़ ने एमसीए बंद कर दिया अभी। तो फिर ये था कि अगर करना ही है तो फिर आईआईटी से करेंगे, क्योंकि वही सबसे उच्च संस्थान है भाई जी। तो हमने वही 1 साल पढ़ा भी और पढ़ाया भी, खर्चे निकालने के लिए पढ़ाया भी, दोनों साथ किया। और काफ़ी मतलब चूँकि पढ़ाने में भी ठीक था, तो मुझे अच्छे पैसे भी मिलने लगे थे। फिर उस साल आईआईटी जैम का एंट्रेंस हुआ और मेरी ऑल ओवर मतलब ऑल इंडिया 13th रैंक आई। अरे वाह। 13। और चूँकि और वही 13 चल के मेरा लकी नंबर बन गया। एक तो मतलब ये था कि 13th रैंक आना आईआईटी में, और मुझे जो गोल्ड मेडल मिला था वो भी 13th को मिला था। वो डेट 13th का मार्च था, आई थिंक। 10वीं में भी वही जो आपका रोल नंबर था उतना नंबर आया। मतलब कई जगह कई कॉमन पॉइंट्स रहे, जो कोइंसिडेंस थे।
तो आज जैसे आज हम और इवन सत्येंद्र भी आज इसरो में ही है, तो फ्रेंड हमारा है। हाँ। वो भी इसरो में ही है, उसकी भी थोड़ी बात करेंगे आगे। दोनों साथ में आज क्रिकेट खेलते हैं, इसरो की टीम के लिए खेलते हैं, इसरो की क्रिकेट टीम के लिए। क्योंकि कई क्लब्स होते हैं, तो एक क्लब का कैप्टन सत्येंद्र है और एक क्लब है जिसका मैं कैप्टन हूँ। क्या बात है सर, इस क्रिकेट पे भी हम आगे बातचीत करेंगे थोड़ा सा। और जब आप IIT वहाँ से आप जब रुड़की गए, फिर वहाँ के बाद आपने क्या किया? MCA चल रहा था। चूँकि मैथ की तो चीज़ें हमें समझ में आनी ही थी। वहाँ था कंप्यूटर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो थे वो हमारे लिए नए थे, तो थोड़ा स्ट्रगल था, क्योंकि कंप्यूटर्स हमने कभी उस समय तक कभी लैपटॉप तक नहीं चलाया था MSc हो जाने तक। हाँ, डेस्कटॉप चलाए थे हमने कई बार, बट लैपटॉप और इस तरह की चीज़ें। तो MSc में हम लोग उतने लैब वर्क्स नहीं होते थे हमारे MSc के दौरान। तो जब MCA में एडमिशन हुआ तो हमने वहाँ कंप्यूटर्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान भी देना था, क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल ही नया था। तो MCA फर्स्ट ईयर हो गया, वो भी सेमेस्टर वाइज होता था, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। उसी दौरान जो मेरा फ्रेंड था सत्येंद्र, वो इसरो ज्वाइन कर लिया था 2010 में। अच्छा। और मैं MCA ज्वाइन किया था 2009 में। हाँ। तो 9 से, और ये 3 साल का कोर्स होता है, तो 9 से 12 मेरा MCA चलना था। और मेरा दोस्त 2010 में इसरो, और वो भी बैंगलोर का जो सेंटर है, उस समय उसको इसरो सैटेलाइट सेंटर बोलते थे, अभी वो UR सैटेलाइट सेंटर है, वो ज्वाइन कर लिया था एज अ साइंटिस्ट C। और हमारी बातचीत तो होती ही रहती थी। तो MCA अभी मेरा चल रहा था, तो अब चूंकि लास्ट ईयर का समय था, तो हमने प्लेसमेंट के लिए बैठना है, आपको प्लेसमेंट लेनी है, क्योंकि टारगेट यही था कि अच्छा प्लेसमेंट और ऐसा पैसा लेना है, पैसा कमाना है। तो MCA फाइनल ईयर जब आया, उसी दौरान आई थिंक वो 5वां सेमेस्टर था हमारा फाइनल ईयर का, मतलब जो है 2 सेमेस्टर होते हैं। तो 5th सेमेस्टर के दौरान फ़ोन आया सत्येंद्र का कि भाई 3 या 4 पोस्ट निकली हैं MSc बेस पे, भरेगा क्या? तो मैंने बोला कि भाई जिसके लिए हम MCA कर रहे हैं, मुझे पैसे कमाने हैं, तुरंत नौकरी चाहिए, तो मैं इसको ध्यान दूंगा। मेरा प्लेसमेंट भी शुरू होने वाला है, प्लेसमेंट शुरू होगा भाई, तो अच्छे मतलब पैकेज अच्छे जाते थे। MCA में अच्छे खासे मतलब पैकेज मिलते थे IIT से करने के बाद, क्योंकि सारी IITs में था नहीं, केवल एक ही IIT में था, IIT रुड़की में ही। तो मतलब कोई कंपनी अगर आपको MCA के बेस पे लेना है तो IIT से ले लेगी। मतलब MCA करने के बाद इसरो जाना है, यह विचार आपके अंदर सत्येंद्र जी ने ही डाला? हाँ, वही फ़ोन करता है कि भाई फॉर्म डालेगा क्या? हमने कहा नहीं डालूंगा। फिर बोला कि अच्छा डिटेल तो मेरे पास है ही, मैं ही डाल देता हूँ। अच्छा। तो मेरे मित्र ने ही मेरा फॉर्म डाला, और चूंकि वो शायद 1 रुपए का फॉर्म था, ऐसा बताया, मतलब वही बताया था। उसने फॉर्म डाल दिया। फॉर्म डालने के बाद चूंकि साइंटिस्ट C की ही पोस्ट थी, तो एक दिन फिर बोलता है भाई तुम्हारा इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो गया है, आ जाओ। तो मैंने बोला अब तो 2 हफ्ते ही बचे हैं हमें मतलब प्लेसमेंट के लिए, तो मैं क्या करने आऊँगा वहाँ पे? तो उसको लगा कि आएगा नहीं, तो उसने एक मुझे ऑफर दिया कि मैं तुम्हारी फ़्लाइट बुक कर दूंगा बैंगलोर के लिए। अच्छा। तो मैं कभी फ़्लाइट पे बैठा नहीं था, तो उसने लखनऊ से फ़्लाइट बुक कर दिया मेरे लिए, बैंगलोर के लिए। तो मैं उस बस फ़्लाइट में बैठने के लिए चला गया इंटरव्यू देने। ये कुछ आई थिंक 2011 में जून की घटना है, ऐसा कुछ याद आ रहा मुझे। तो मैं चला गया इंटरव्यू देने। इंटरव्यू देने के लिए जब गया तो मैं पूछा अब तो बताओ क्या पूछेंगे, मैं तो कुछ देखा ही नहीं था क्या होना, क्योंकि हम लोग तैयार अपने को कर रहे थे प्लेसमेंट के लिए, जो कि मोस्टली कंप्यूटर बेस्ड होगा, और यहाँ मुझे इंटरव्यू देना था मैथमेटिक्स बेस्ड। तो थोड़ा बहुत उससे आइडिया लगा, तो उसने बोल रखा था कि तुम्हें जो अच्छे से आता है मैथ में वही बता देना। तो एक्चुअली इंटरव्यू अगले दिन इंटरव्यू होना था, मैं गया और काफ़ी देर तक इंटरव्यू चला, मतलब ऑलमोस्ट कह सकता हूँ 45 to 50 मिनट्स मिनिमम तो चला ही था। उसके बाद मैं जब बाहर निकला तो मुझसे पूछा कैसा गया, तो मैंने बोला ऐसा ऐसा पूछा गया था, मैंने बताया। तो हो जाएगा सत्येंद्र का पहला ही जब हो जाएगा, इतना पूछने का मतलब ही कि तुम्हें वो लेना चाहते हैं। तो हमने ठीक है, लेकिन उसने धोखा दिया सत्येंद्र ने। अच्छा। लौटने के लिए उसने ट्रेन कर दी। अरे बताइए। इंटरव्यू के लिए उसने फ्लाइट से बुलाया, लौटने के लिए उसने मुझे ट्रेन का टिकट दिया।
फिर मैं उसको खूब गालियाँ दिया कि भाई तो फिर किसी तरह मैं फिर वापस लौटा, और उसी लौटने के आई थिंक नेक्स्ट 2 और 3 डेज में ही प्लेसमेंट का पहला सेशन स्टार्ट हुआ रुड़की में, और मेरा प्लेसमेंट भी मिल गया मुझे। एक फाइबर लिंक करके कुछ कंपनी थी, 9.6 लाख का पैकेज मिला। 2012 में ही, ये 2011 मतलब हाँ। लास्ट मतलब कह सकते हैं दिसंबर, और ये सब नॉट दिसंबर, चूँकि 5 सेमेस्टर के बाद ही आपका प्लेसमेंट का कुछ प्रोसीजर शुरू हो जाता है। तो वो एक प्लेसमेंट भी मिल गया मुझे। तो मैंने इसको बता दिया कि भाई मेरा तो प्लेसमेंट हो गया और इतना का पैकेज है। तब तो ये बोला कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो भी जाता है तो तुम नहीं आओगे। मैंने कहा नहीं आऊँगा। क्यों आऊँगा भाई, मैं बिल्कुल उद्देश्य था क्योंकि पैसे कमाना। 2011 में और 9 लाख का पैकेज तो बहुत बड़ा पैकेज होता होगा। हाँ, तो बढ़िया पैकेज था, मतलब बहुत बड़ा नहीं, तब भी अच्छा पैकेज था। बिल्कुल। तो ये सब प्लेसमेंट हो गया, और उसी समय क्या था, चूँकि अपने यहाँ होता है ना कि सरकारी नौकरी देखना है, तो मैं सरकारी नौकरी में कभी साइंटिस्ट और ये इसरो सोचा नहीं था। हम लोग सोचते थे लेक्चरशिप, चलो भाई टीचर्स बनने, प्रोफेसर हो जाओ। तो प्रोफेसर के लिए आपको पीएचडी चाहिए। पीएचडी तो था नहीं, बट पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप लेक्चरर बन सकते हैं। तो उसी दौरान मेरा देवरिया में एक जीआईसी है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, उसमें मैथ की वैकेंसी आई थी, मैथ के लेक्चरर की। तो वो मैं क्वालिफाई कर गया था। अच्छा। मैथ की, और उसमें मुझे शायद इंटरव्यू भी हो गया था, बस मतलब फाइनल सिलेक्शन भी हो गया था, ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है। वो लेटर्स अभी भी हमने एक फाइल में बना के रखा है। तो पहला होता है प्लेसमेंट, फिर दूसरा मुझे लेक्चरशिप मिल जाती है जीआईसी अपने देवरिया में। दो नौकरी आपके पास पहले से मिल चुकी होती है। हाँ, मिल जाती है। तब तक एक रात में 10:30-11 बजे अचानक ये फ़ोन करता है, भाई तुम मेल चेक किए हो? मैंने कहा क्या मेल चेक किया हूँ? तुम्हारा हो गया है। मैंने कहा कहाँ हो गया है? तो बोला कि इसरो में तुम्हारा साइंटिस्ट वाले पे हो गया है। क्योंकि उसने ही सारी कुछ फॉर्म अप्लाई किए थे, तो उसको सारा कुछ पता था कि कौन सा मेल आईडी क्या कहाँ देना, इस तरह की चीज़ें। और हम लोग, तो उसने रिजल्ट हमारा चेक कर लिया था वेबसाइट्स पे, बट शायद वो मेल में भी आता है रिजल्ट। तो फ़ोन करके बताया कि हो गया है। तो फिर ये था कि भाई अब तीनों में हो गया है, तो सबसे बढ़िया तो पैसा प्लेसमेंट से मिलना है, तो वही हम प्रीफर कर रहे थे। तो बोला नहीं, एक बार आ जाओ। सत्यन बोलता है, तो मैंने ठीक है सोचेंगे। और जिस कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हुआ वो कंपनी भी बेंगलोर की ही थी। अच्छा। बेंगलोर में, और वो भी जहाँ अभी इसरो का ऑफिस है उससे 3-4 किलोमीटर पे एक जगह है माराथली, तो वहीं पे था। तो मैंने उसको बताया कि इस कंपनी में हो गया है। तो बोला ठीक है सोच लेना। तो हमने कहा ठीक है, मुझे तो आना ही नहीं है, मुझे पैसे के लिए ही जाना है। मैंने पूछा कितना हो गया है, कितना पैसा मिलेगा? तो जिस समय मतलब ये 2012 की बात है, तो अगर आप एज ए पैकेज देखेंगे तो पैकेज कुछ 6-6.5 लाख का बनेगा इसरो वाला। काफी अंतर इसमें भी दिख रहा था। हाँ, तो 9.5 और इधर 6.5 मैक्सिमम, इस तरह की बात थी। तो सत्येंद्र को लग गया कि ये तो नहीं आएगा। तो इसमें उसको पैसे चाहिए, उसमें नहीं आना है। फिर बोला कि देखो ये गवर्नमेंट का होता है, हम सरकारी नौकरी में हैं। मतलब सत्येंद्र जी ने पूरा प्रयास किया कि आप इसरो में के साथ काम करें। तो अब ये भी था कि इसरो में कौन से सेंटर पे मिलेगा। ऐसा भी नहीं था कि इसरो में वही सेंटर, मतलब बेंगलोर वाला ही सेंटर में ऐसा कुछ था। तो उसने मतलब ऐसा मोटिवेट करना शुरू किया कि नहीं ये सरकारी नौकरी है। तो आप जानते हैं हमारे मतलब अपने क्षेत्र में सरकारी नौकरी बड़ी चीज़ होती है। तो फिर सरकारी अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 थी। अपने क्षेत्र में रहिए, देवरिया में ही आप जीआईसी, या तो फिर बेंगलोर जाइए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है आते हैं। तो ज्वाइनिंग के लिए क्या था कि हमें लगता है जून में ही बुलाया गया था, जून या जुलाई 2011 में, कि आप ज्वाइनिंग के लिए आपको सारे सर्टिफिकेट्स और ये सब चीज़ें लानी होंगी। तो वहाँ मतलब सत्येंद्र ने पता कर रखा था कि भाई इसी सेंटर पे जहाँ मैं हूँ वहीं पे तुम्हारा मिलेगा। तो थोड़ा सा मैं मोटिवेट हो गया कि अरे चलो ठीक है, ये जहाँ है वहीं होना है, तो चलो देख लेते हैं। तो मैं गया, सारे अपने सर्टिफिकेट्स लेकर के गया था, सब कुछ चेक, मतलब वो एक जस्ट वेरिफिकेशन एक प्रोसेस है ज्वाइनिंग का, तो ये सब चीज़ें थी। बट मैं ज्वाइन नहीं किया। अच्छा। हाँ, क्योंकि चूँकि 5 सेमेस्टर मेरा हो गया था, 1 सेमेस्टर और अगर मैं पढ़ लेता तो IIT रुड़की से एक डिग्री मिल जाती MCA वाली।
तो मैं बोला भाई मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं MCA कंप्लीट करूँगा। और तो सत्येंद्र बोला कि कंप्लीट करोगे इसका मतलब तुम फिर प्लेसमेंट वाला जाओगे। तो हमने कहा हाँ। तो बोलता नहीं यार, चूँकि उस समय हम मतलब एक डिवीज़न हेड हुआ करते थे, तो बोला यार उनको मैंने बोल रखा नहीं मेरा फ्रेंड ज्वाइन करेगा, मैंने उनको प्रॉमिस कर दिया है। हमने कहा भाई झूठ मत बोलो, मैं नहीं आने वाला। लेकिन उसने ले जाके मुझे मिला भी दिया। अच्छा। और उनका भी यही कहना था कि योर फ्रेंड हैड ऑलरेडी कमिटेड दैट यू आर गोइंग टू ज्वाइन हियर। तो मैं तो फंस गया। तो मैंने ठीक है चलो 6 मंथ्स का मुझे आप एक्सटेंशन दिला दो फिर, ताकि मेरी डिग्री एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए। तो उस दौरान मतलब 6 महीने का मुझे उसको बोलते हैं आप ज्वाइनिंग एक्सटेंशन, वो मुझे मिल गया। ज्वाइनिंग एक्सटेंशन मिल गया तो मैं फिर चला आया। और 6 महीने तक मतलब अब चूँकि आपने अपने MCA फाइनल किया, MCA कंप्लीट करना था, तो उसमें आपको प्रोजेक्ट वर्क करना होता है। तो मैं वो प्रोजेक्ट वर्क इसरो में ही जाके कर लिया ऐसा। अच्छा। ये था। तो ये सब ऐसे करके मेरा मतलब MCA भी कंप्लीट हो गया और मैं इसरो ज्वाइन भी कर लिया था। तो उसकी वजह से ही मैं इसरो में ज्वाइन किया। तो इसरो आपकी कहानी से वैसे ही लग रही है जैसे 12th फेल मूवी हम लोगों ने देखा, और मनोज कुमार की जो कहानी थी, काफ़ी कहानी मनोज कुमार से मैच कर रही है कि मनोज कुमार के एक दोस्त होते हैं जो हर वक्त उनका सहयोग करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, और मनोज कुमार के जीवन में अनेकों चुनौतियां होती हैं, उसके बावजूद भी वो उतने बड़े अधिकारी बनते हैं। और सेम यहाँ वही स्थिति है कि बार बार आप इसरो से अलग हो रहे हैं और सत्येंद्र जी आपको बार बार मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं आप इसरो ज्वाइन करिए, इसरो ज्वाइन करिए। तो निश्चित तौर पे सत्येंद्र जी का बहुत बड़ा योगदान रहा मुझे लगता है कि इसरो ज्वाइन करवाने में। तो इसरो जब आप ज्वाइन किए तो ज्वाइन करने से पहले कभी आपको दिमाग में विचार आता था कि आप इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और जो देश के लिए पूरा गर्व का विषय बनेगा? नहीं, एक्चुअली क्योंकि उतना मालूम ही नहीं था कि इसरो में क्या प्रोजेक्ट होता है, क्या काम होता है। तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मुझे, चूँकि बड़े प्रोजेक्ट में बोले तो सबसे पहले मतलब मंगल मिशन जो था मार्स ऑर्बिटर मिशन, तो उस पे काम करने का मौका मिला। उससे पहले तो मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स पे हम मतलब मौका मिला ही था, पर बड़े प्रोजेक्ट जो लोगों को पता होते हैं उसमें मंगलयान, फिर चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, तो ये सब मिशंस जो बाहर की दुनिया में मतलब काफ़ी क्रीम टाइप का मतलब सबको मालूम होता है। तो तब तक ज्वाइनिंग से पहले तो कुछ नहीं आइडिया था कि हमें करना क्या होगा वहाँ। बस ये था कि चलो अब चूंकि हाँ कह दिया, फ्रेंड वहाँ काम कर रहा है तो हम भी जा रहे हैं, बस यही था। मतलब एटलीस्ट आपने इसरो ज्वाइन किया। ज्वाइन कब किया आपने इसरो? 12 जनवरी 2012 को हमने इसरो ज्वाइन किया। इसरो ज्वाइन करने के बाद चंद्रयान 3 लॉन्च होता, उसके पहले आप कोई और बड़े प्रोजेक्ट पे काम किए थे? हाँ, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हम लोग को PM बोलते हैं हम लोग, उसमें मिला था दायित्व निभाने का। तो वो तो हमने ऑलरेडी कर रखा था, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट था और ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन का प्रोजेक्ट था। तो इसमें काम करना एक अलग अनुभव ही रहा, और चूँकि सफल हुआ, तो सफल होने के बाद तो आप देख ही सकते हैं कि कितने लोग उत्साहित थे। क्या था नहीं बिल्कुल, जब चंद्रयान 3 की बात आती थी तो लोग के मन में चंद्रयान 2 को लेकर भी एक डर बना रहता था कि चंद्रयान 2 के समय भी वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत किया लेकिन वो फेल हो गया। तो कभी आपके मन में आता था कि चंद्रयान 3 पे मैं काम कर रहा हूँ और पूरे देश की आशा, पूरे देश की विश्वास हम वैज्ञानिकों पे टिका हुआ है, अगर चंद्रयान 3 सफल नहीं होगा तो क्या होगा? कभी इस बात को लेकर आप चिंतित होते थे? चिंतित क्या, मतलब एक्चुअली क्या है, एक बहुत बड़ी टीम काम करती है, सबको अपना अपना रोल डिफाइन होता है। छोटे छोटे जैसे आप कह सकते हैं कंपोनेंट्स पे काम करना होता है। तो हर साइंटिस्ट, हर इंजीनियर का एक अपना कंपोनेंट है कि आप इस पे काम कर रहे हैं, उसकी एनालिसिस कर रहे हैं, उसका सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, और सब कुछ ऐसे चलता है। फाइनली एज अ प्रोडक्ट ये जैसे आप चंद्रयान 3 है वो लॉन्च होगा और ये सब चीज़ें होंगी, तो इसके एनालिसिस तो हम लोग कर ही रहे थे अपने जो भी कंपोनेंट्स हैं इंडिविजुअल्स। उसके बाद एज अ कंबाइंड ये जाना है। तो चूँकि चंद्रयान 3 में जो चीज़ें फेल हुई थी उसका एनालिसिस होना ही था, उसके बाद आप उसको करेक्ट करेंगे। तो चंद्रयान 3 में थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा था 2 की वजह कंपेयर करेंगे तो, क्योंकि आप एक बार फेल हो चुके हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स पता है कि हम कहाँ फेल हुए थे। तो डिज़ाइन में थोड़े चेंजेस हुए थे 2 से 3 की डिज़ाइनिंग, जैसे जो लैंडर के डिज़ाइन में उसमें जो थ्रस्टर लगे होते हैं उसकी वजह से, तो कितने इंजन लगे हैं तो इंजन में भी चेंजेस हुआ। तो ये सारी चीज़ें हुई और
हम कह सकते थे कि हम थोड़े से ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थे 2 के बजाय, कि हमने ढेर सारे टेस्ट कर लिए हैं, तो इस बार सफल हुए। नहीं बिल्कुल, 23 अगस्त का वह दिन जब विक्रम लैंडर चंद्रमा पे पहुंचता है, तो पहुंचने के बाद जब आपको लगा कि चंद्रयान 3 सफल हो गया, तो उस समय आपके मन में कैसे विचार उत्पन्न हो रहे थे? हम लोग खुश थे पहले तो कि भाई इतने दिनों से हम इस कंट्रोल सेंटर पे काम, मतलब क्योंकि क्या है कि जहाँ सेटेलाइट बनता है वहाँ हम लोग की ज्वाइनिंग है, हम लोग वहाँ अपॉइंट हुए हैं। कंट्रोल करने के लिए एक सेंटर है स्ट्रैक, तो वहाँ हमें जाना होता था। तो हम डेली सुबह निकलेंगे, और चूँकि बैंगलोर में क्या है, ट्रैफिक एक बड़ा मैटर है, तो डिस्टेंस वाइज तो 22 के आसपास है, 22-23 किलोमीटर, बट हमें जाने में कभी 1.5 घंटे कार में बैठे रह गए। तो इस तरह की चीज़ें, डेली का आपका हेक्टिक शेड्यूल रहेगा, आप जाएंगे आएंगे, आप एक तरह से क्या था कि आप घर से जाएंगे और फिर आएंगे, उसमें आपका पूरा दिन और एक तरह से रात गुजर जाएगा। आपको फैमिली मेम्बर से कोई इंटरेक्शन इस तरह का, चलो भाई बच्चे भी हैं घर पे तो उनके साथ थोड़ा टाइम, तो इस तरह का मौका मतलब आपको नहीं मिलता था, क्योंकि आप चूँकि 1.5 घंटे ट्रैफिक में लगना है, आपको अगर वहाँ पे 10 बजे काम है तो आपको यहाँ से 1.5 घंटे पहले निकलना होगा, और उसके लिए आपको थोड़ा भाई डेली जो क्रियाकलाप है उसके लिए थोड़ा, इस तरह से क्या होता था कि पूरा दिन रात हम लोगों का एक तरह से ऑफिस से ही रिलेटेड होता था। तो हम लोगों के लिए काफ़ी हेक्टिक डेज थे। तो सफलता के बाद ये हुआ कि चलो भाई कम से कम अब यहाँ आना बंद हुआ बिल्कुल, ट्रैफिक में जाना आना बंद होगा। और अलग अलग तरीके से हम लोग बातें करते थे, अरे भाई चलो लैंड हो गया, नहीं तो फिर अगला करना पड़ता, इस तरह की बातें, मजाक करना, तो यही था। कई बार जब वैज्ञानिक की चर्चा हम लोग करते हैं तो लगता है कि बहुत लोग गंभीर होते होंगे, तो जब आप लोग काम करते हैं इसरो में तो पूरा हमेशा आप लोग सीरियस ही होते हैं या फिर हंसी मजाक सबसे बातचीत होती रहती है? नहीं, मतलब हमेशा तो सीरियस नहीं होते हैं कहा जाए। जब जैसे कोई लॉन्च हुआ, इनिशियल लॉन्च एक्टिविटीज़ में हैं, तो जब काम होता है तो हम सीरियस रहते हैं, उसके बाद तो हम लोग भी हल्का फुल्का मजाक बातें, क्योंकि आपको भी रिलैक्स तो करना ही है, तो उसके लिए हम लोग वही बातें, किसी की दूसरे की, मतलब गांव की बातें, तो कभी अपने शहर की बातें, या कहीं से पढ़ाई किया, या क्रिकेट खेलने गए थे तो क्या खेला कैसे किया, तो यही सब बातें होती हैं कि आपको रिलैक्सेशन हो कुछ। जब बात वैज्ञानिक की भी, पहले जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो होता था कि जो एलियंस होते हैं वही वैज्ञानिक होते हैं, तो ये एलियंस क्या होते हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए, एलियंस का क्या है, वो एक कंसेप्ट है कि जैसे हम मतलब मानव शरीर क्या है, जैसे हम ऐसा दिखते हैं कि एक हेड है, आईज है, नोज है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो एलियन का मतलब क्या होगा कि आप सिंपली कह सकते हैं कि अर्थ के अलावा जो प्लैनेट्स हैं, या कई अर्थ के अलावा कोई लिविंग बॉडी है तो कैसा हो सकता है, तो एक कंसेप्ट है कि इस तरीके से दिख सकते हैं। अच्छा। तो एलियंस ऐसा नहीं कि उसी तरीके के होते हैं चाहे हैं, ऐसा कुछ अभी प्रूफ तो नहीं है, लेकिन हाँ एक एजम्पशन है कि हाँ अगर लिविंग बॉडी है तो हो सकता है कि उसके आँख हो, नाक हो, क्योंकि हमें मतलब इतना ही पता है। हाँ, मतलब जो एलियंस दिखाए जाते हैं टेलीविजनों पे, ये वास्तविक नहीं है, कल्पना के आधार पर बनाया गया है। हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं कि किसी एलियन से कोई मिला उसका फोटो ले लिया वो ऐसा दिखा, ऐसा कुछ नहीं है। हम ऐसा बस चूंकि हम केवल ह्यूमन बॉडी को देखें कि अगर आदमी इस तरह का दिख रहा है, तो इसी तरीके का अगर किसी दूसरे प्लेनेट पे आदमी हो तो एक एजम्पशन है कि 2 पैर होंगे। भाई हो सकता है कि वहाँ पे डिफरेंट 2 या सिंगल 3 पैर 4 पैर इस तरह की चीज़ें भी हो जाएं, तो ये एक एजम्पशन है कि इस तरह का लुक होगा एलियन का, और वही हमारे मतलब इस तरह से सोशल मीडिया या कहीं पे ऐसा देखते हैं हम लोग। तो इस पृथ्वी के अलावा अन्य किसी ग्रह पे जीवन अभी तक संभव हो पाया कि हो सकता है? एक्चुअली क्या है, जीवन के लिए जो मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे हम ह्यूमन बॉडी है तो अपने को क्या चाहिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और ये जिस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए कि एटमॉस्फेयर जो सस्टेनेबल एटमॉस्फेयर होता है, तो वही चीज़ अगर कहीं किसी दूसरे प्लेनेट पे है, अगर मान लेते हैं आपने पता लगा लिया कि यहाँ पे है पूरी एग्जैक्टली इसी तरह का मतलब एटमॉस्फेयर, तो जीवन संभव है वहाँ। तो अभी जैसे एग्जैक्टली अर्थ का जो एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट, ऐसा हम कहीं एग्जैक्टली ऐसा नहीं पाए हैं।
कभी कभी भी वायरल होता है कि चंद्रमा पे लोग रहना शुरू कर दिए हैं और चंद्रमा पे लोग ज़मीनें भी ले रहे हैं, तो चंद्रमा पे ज़मीनें क्या लिया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये मतलब ठीक है, कंसेप्ट है। हाँ, जैसे सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन कहा गया कि चंद्रमा पे इनकी भी ज़मीनें हैं। अब इसके बारे में तो मुझे पास कोई आइडिया या ऐसा तो हमने देखा नहीं है, सुना नहीं है। बट चूंकि क्या है कि हम जो भी एक तरह से इंटरप्लेनेटरी मिशंस होती हैं उसमें कुछ टारगेट होता है कि कुछ नया खोज, कुछ नया दिखे। तो अगर आप किसी दूसरे प्लेनेट पे जा रहे हैं, वहाँ लाइफ सस्टेन करेगा मतलब कि नहीं, लाइफ संभव है कि नहीं, तो इसी पे रिसर्च होती है। अभी रिसर्च चल भी रहा है। हाँ, चल भी रहा है। ऐसा नहीं कि किसी प्लेनेट को हम 100% डिक्लेयर कर दिए कि ये मतलब लाइफ यहाँ पे है। आप मतलब आप एक किसी ह्यूमन बॉडी मतलब को लेके जाएं तो वहाँ पे एज इट इज लाइफ जीने लगेगा, ऐसा अभी तक तो नहीं है। ये सैटेलाइट्स क्या होते हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे? कैसा? सैटेलाइट्स जो जाते हैं ये क्या होते हैं? तो सैटेलाइट क्या है, एक कह सकते हैं आप जैसे फोटो में या इमेजेस देखते होंगे, तो ये क्या है, एक बॉक्स स्ट्रक्चर का है। उसमें चूंकि सैटेलाइट को कंट्रोल करना है तो उसके अलग अलग उसमें कंपोनेंट्स, जैसे फ्यूल का टैंक हो गया, ऑक्सीडाइजर का टैंक हो गया, इस तरह से रहेगा। आप उस पर कैमरा लगाते हैं, जैसे इमेजिंग के लिए भेज रहे हैं कि आपको किसी मतलब इमेजिंग करनी है, तो आपके पास उसमें कैमराज होंगे, कुछ सेंसर्स होंगे। तो इस तरह से उनको हम ओवरऑल उनको बोलते हैं पेलोड्स। तो आप कितने या किस तरीके के पेलोड उस पर रखना चाहते हैं, तो आप उस पर उसकी माउंटिंग कर दीजिए, मतलब उस पर लगा दीजिए और एक सैटेलाइट आपका रेडी हो जाएगा। तो रिक्वायरमेंट के बेस पे ही एक सैटेलाइट बनाया जाता है कि कैसी रिक्वायरमेंट है और किस लिए हम इसको बना रहे हैं। तो टारगेट बेस पे एक सैटेलाइट को डिजाइन किया जाता है। इसरो के आगामी और कोई बड़े प्रोजेक्ट जिस पे आप लोग काम कर रहे हैं? चंद्रयान 4 पे काम शुरू हो चुका है। हाँ। चंद्रयान 4 पे ऑलरेडी उससे रिलेटेड, उसके कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड और इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं। चूँकि चंद्रयान 4 में क्या है, चंद्रयान 3 को और आगे एक्सटेंड करिए तो होगा कि हम चंद्रयान 3 में क्या हुआ, हम लैंड करें। लैंड करने के बाद एक रोवर बाहर निकला। अभी क्या है, एक सैंपल रिटर्न का कंसेप्ट है कि हम वहाँ से कुछ सैंपल, वहाँ पे मून के सरफेस से कुछ हम डिग करें, खुदाई करें, वहाँ से कुछ सैंपल, वहाँ की मिट्टी या स्टोन या जो भी है वो बाहर ले आए, मतलब बाहर मतलब अर्थ पे ले आए। तो क्या होगा कि आपको रोबोट जो निकला था, आपने वहाँ तक देखा ही है, तो उसमें कुछ ऐसे रोबोटिक आर्म की डिजाइन करिए कि वो डिगिंग करे, वहाँ से मटेरियल ले करके किसी कंटेनर में पैक करे और फिर वो रोबोट अंदर लैंडर में जाके फिर जैसे था वैसे बैठ जाए, चला जाए। और फिर वो लैंडर जो कि मून के अराउंड जो ऑर्बिटर घूम रहा है उसके साथ अटैच हो जाए, तो जिसको हम बोलते हैं कि डॉक कर जाए। तो डॉकिंग के बाद जिस तरीके से आप अर्थ से मून तक पहुँचे थे उसी तरीके से वो वापस करिए कि मून से अर्थ पे आइए। तो इस तरीके से उसमें टारगेट है कि हम सैंपल कलेक्ट करेंगे मून के सरफेस से और उसको हम अर्थ पे लाएंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेबोरेटरीज़ हैं, तो वहाँ के सैंपल को, वहाँ के जो सॉइल हो गया या जो भी आप वहाँ से लाएं, तो उसको टेस्ट करेंगे कि यहाँ पे क्या संभव है। तो उसमें ज़्यादा आप प्रिसाइजली आप रिसर्च कर सकते हैं। क्योंकि अभी क्या है कि आप सेंसर बेस्ड रिसर्च की, भाई जैसे अगर कोई नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, तो ये सारे ऐसा नहीं, मतलब आप सेंसर के बेस पे कर रहे हैं, कुछ सेंसर्स आपने लगाए हैं, उसके बेस पे आपको ऐसा सिग्नेचर मिला कि ये गैस हो सकती है। उसमें क्या होगा कि अगर आप सैंपल ले आते हैं तो आपको एग्जैक्टली उसको ग्राउंड बेस्ड जो लेबोरेटरीज़ हैं आपके पास, काफ़ी यहाँ पे सुविधा है, बड़ी लेबोरेटरीज़ हैं, आप उसको टेस्ट करके अच्छे रिजल्ट्स या और नए रिजल्ट्स पा सकते हैं। आप इतने बड़े वैज्ञानिक हैं और हमेशा आप लोग इतने बड़े बड़े आविष्कार कर रहे हैं और हमेशा आपको गंभीर रहना भी पड़ता होगा। अब मुझे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, तो कभी परिवार के साथ सामंजस्य बैठाना पड़ता होगा, तो क्या करना पड़ता है आपको? तो परिवार के साथ तो सामंजस्य मतलब बिठा के ही चलना है। अगर आपको मतलब घर आने के बाद आपकी जो बीवी है वो कभी दांत तो नहीं सुनना होता है आपको? ये तो मतलब सबको ही सुनना होता है भाई। तो ठीक है, आपको मतलब एक सामंजस्य बिठा करके ही जीवन चलना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा।
कि आपका जो एक तरह से कह सकते हैं पारिवारिक यानी जो पर्सनल लाइफ हो गया उसमें, और जो एक ऑफिस का जॉब हो गया जैसे उसको प्रोफेशनल लाइफ कह लीजिए, तो दोनों में आपको एक बैलेंस तो रखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि प्रोफेशनल लाइफ मतलब जो ऑफिशियल वर्क है उसमें इतना लीन हो जाए कि घर परिवार वाले आपको मतलब निगलेक्ट करें कि अब नहीं भाई इनको ये तो ध्यान ही नहीं देते हैं। तो इसीलिए मैं क्या होता है कि हर साल एक बार तो गांव आने का मतलब अपने जहाँ से हमने पढ़ाई करी, जहाँ छोटे में हमने अपना समय बिताया, तो इसी क्रम में आज मैं गांव भी आया हूँ। तो एक बार मतलब उद्देश्य रहता है कि आप साल में एक बार एटलीस्ट अपने गांव की तरफ जाएं। बिल्कुल। सर अभी तक आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे हुए हैं? अब प्रभावित जैसे ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बड़े बड़े नाम ले लूँ या ऐसा कुछ। प्रभावित क्या है कि मतलब आप जैसे हम लोग पढ़ाई करते थे तो हमारे लिए क्या था कि जो टीचर्स पढ़ाते हैं तो कहीं पे किसी पर्टिकुलर स्टेज में मुझे अच्छे टीचर्स मिले, तो बीएचयू में हमें काफ़ी अच्छे टीचर्स मिले। लेकिन वही आप बेसिक 10th 12th की बात करें तो हमारे बड़े पिताजी हमें पढ़ाते थे। एक्चुअली वो 2 सब्जेक्ट पढ़ाते थे, मैथ और केमिस्ट्री। तो ये दोनों चीज़ें तो हम पढ़े ही उनसे। फिजिक्स के लिए एक टीचर थे पीएन सिंह करके थे, उन्होंने फिजिक्स पढ़ा दिया। तो ये लोग काफ़ी अच्छे पढ़ाते थे उस समय, मतलब मैं कहूँ तो काफ़ी अच्छे टीचर्स हुआ करते थे ये लोग। आपको ठीक है सारे बेसिक ऐसा तो है नहीं कि 100% आपको क्लियर हो जाएंगे, बट अच्छे से समझाते थे। एमएससी में हमें एक सर मिले थे AK श्रीवास्तव सर, उन्होंने काफ़ी अच्छे से मतलब मोटिवेट भी करते थे। मतलब वहाँ तो बीएचयू में सारे ही टीचर्स अच्छे थे। आप उसमें ये नहीं कर सकते कि थोड़ा मतलब आप वहाँ के टीचर्स की मैं तुलना मतलब IIT से भी नहीं करता हूँ, इतना अच्छे से वो पढ़ाते हैं वहाँ पे। तो मैं तो बेस्ट टीचर्स तो मैं सोचता हूँ कि बीएचयू में ही हैं बाहर भी, मतलब मेरे लिए तो वहीं पे मतलब मैं मानूँगा। IITs में जो टीचर्स हैं वो काफ़ी मतलब एक तरह से कह सकते हैं हाई लेवल की मतलब लेक्चर्स दे दिए, बच्चा समझा नहीं समझा मुझे नहीं पता। बट बीएचयू में वो आपको समझना है, आपको देखेंगे कि आप समझे कि नहीं समझे, इस तरीके से पढ़ाते थे। तो आइडियल या ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो टीचर्स थे हमारे वही आइडियल हैं, तो उन्होंने ही मुझे पढ़ाया और मैं उन्हीं की तरह पढ़ाई गई चीज़ों को आगे लेकर के हम आज इसरो में हैं। हाँ बिल्कुल सर। सर अभी आप क्रिकेट की भी बहुत चर्चा कर रहे थे और मैं देखा कि जब छात्र जीवन में थे दीवार पे विकेट बना के क्रिकेट खेलने से लेके इसरो तक आप क्रिकेट खेलते रहे हैं। तो क्रिकेट में सबसे ज़्यादा आप किस फॉर्मेट को पसंद करते हैं? फॉर्मेट तो देखिए क्या है कि अभी सबसे अच्छा T20 है क्योंकि इसमें फास्ट मोड में क्रिकेट चलता है जी। फिर एक्चुअली हम लोग चूँकि इंटरनेशनल में तो 30 ओवर्स का नहीं है कंसेप्ट, लेकिन हम लोग जो खेलते हैं उसमें क्या है T20 और T30 और T50 मतलब 1 डे 50 ओवर के भी मैचेस हम लोग खेलते हैं। तो सबसे अच्छा तो T20 लगता है कि भाई फास्ट मोड में रहेगा और जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। एक तो 50 ओवर में क्या होता है पूरा दिन आपको मतलब लगना पड़ता है। क्योंकि मैं विकेट कीपर भी हूँ तो मुझे 50 ओवर कीपिंग करना हो, फिर उसके बाद थोड़ा बैटिंग भी। तो सबसे अच्छा तो T20 ही है। आपका सबसे फेवरेट क्रिकेटर कौन है? फेवरेट क्रिकेटर तो मैं धोनी को मानता हूँ। धोनी को अपना फेवरेट क्रिकेटर मानने के पीछे का मुख्य वजह कुछ बताएंगे? मुझे उसकी विकेट कीपिंग काफ़ी अच्छी लगती है और चूँकि मैं भी विकेट कीपर हूँ तो कितना क्विकली, जैसे आपने कई बार देखते होंगे कि कितना क्विक स्टंपिंग करता है वो, मतलब उन्होंने किया है ऑलरेडी। तो इस तरह की चीज़ें मतलब उस तरह का जैसे कि आप जो स्टंपिंग क्या है एक तरह से बॉलर का तो है ही विकेट, उसमें विकेट कीपर का भी योगदान है, राइट। तो मतलब कि एक तरह से वो 50-50 कह लीजिए। तो इस तरह की चीज़ की मतलब जिसमें विकेट के पीछे से गाइड करना या विकेट निकाल देना, तो इसलिए मुझे वो अच्छा लगता है। बिल्कुल सर, अभी तक हमने बातचीत किया और आपने जब ग्रेजुएशन के बाद की जो बातें बताई, एक तो सर दिख रहा है कि बहुत अच्छे विद्यार्थी आप हैं, काफ़ी सिंसियर हैं। लेकिन जब आप IIT BHU में गए हैं तो वहाँ अब हॉस्टल में रह रहे तो निश्चित तौर पर आप लोग बदमाशी वगैरह भी करते होंगे, फिल्मों को देखने भी जाते होंगे, क्या कभी ऐसा होता था? BHU में तो हमें लगता है हम लोगों ने कभी फिल्म नहीं देखी। हाँ, लेकिन BSc में हम लोग देखते थे। अच्छा। घर वाले लोगों को तो नहीं पता था उस समय कि हम लोग कैसे, लेकिन क्या था चूँकि हॉस्टल के थे तो 5 रुपए में भी टिकट मिल जाता था। कुछ टॉकीज थे, हमें याद आ रहा है यूनाइटेड, विजय, कुछ श्री टॉकीज, इस तरह से थे। 5 रुपए 10 रुपए में टिकट मिलता था, हम लोग देखते थे। और कैसे पैसे बचाते थे, वही
जैसे एक्चुअल में जैसे मैंने बताया था 16-17 रुपए की सब्जी हुई, मैंने उसको 4-5 कम दिए थे, तो वो जो पैसे बचते थे हम लोग इसी में। तो सर आप लोग मूवी देखते थे? मूवी आपको देख, कोई जैसे अच्छी मूवी आ गई, जैसे हम लोग हमें लगता है हम लोगों ने सबसे ज़्यादा मतलब उतावले होकर के हमने वो एक मूवी आई थी LOC, वो हम लोग देखने गए थे। लाइन ऑफ कंट्रोल करके कुछ मूवी थी। तो बिल्कुल सर। सर अभी तक आप अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख जो आप विद्यार्थियों को देना चाहें? सीख तो यही रहेगी कि भाई आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप क्या करिए कि आपको ओवरऑल मतलब बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक मैं मानता हूँ। आप किसी पर्टिकुलर एक ग्रेड में, जैसे हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 4 हैं, तो किसी एक में अपने को जज करिए कि मैं कितना ज़्यादा मतलब कर सकता हूँ, मतलब कितनी हमारी कैपेबिलिटी है। मतलब मैं अगर पूरा 100% पढ़ाई करूँ तो कितना कर सकता हूँ। तो उससे क्या होगा कि आपकी कैपेबिलिटी भी चेक हो जाएगी। अगर आपने अच्छा कर दिया तो भाई आप अच्छे रिजल्ट्स लाइक मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेंटेज हो जाएगा। तो वो चीज़ आपके मतलब प्रोफाइल में काफ़ी डिफरेंट या कह सकते हैं यूनिक चीज़ होगी, जो आपको नौकरी पाने या जॉब या किसी के यहाँ आप जैसे प्राइवेट कंपनीज में भी अप्लाई करते हो, तो इस तरह की चीज़ आपको काफ़ी मतलब हेल्प करेगी नौकरी पाने के लिए। तो हमेशा मैं कहूँगा कि एटलीस्ट एक बार आप अपने को जज करिए, 100% अपना कैपेबिलिटी मतलब लगाइए और उसको मतलब पर्टिकुलरली आप कितना कर पाएंगे, तो ये आपको पता चल जाएगा कि मैं कितने % के मतलब कर सकता हूँ किसी पर्टिकुलर ईयर, किसी सब्जेक्ट या किसी उसमें। बिल्कुल सर। सर किताबें पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपके हिसाब से? किताब मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, अन्य किताबें अपने विषय के अलावा? अपने विषय के अलावा तो मैंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी। हाँ, एक बार आदत लगी थी हाई स्कूल में जब हम लोग थे, तो उसको क्या बोलते हैं जिसमें वो कार्टून और रहता है और लिखा रहता है, कार्टून बने होते हैं और वो क्या बातें कर रहे हैं, कुछ चुटकुले टाइप के? चुटकुले नहीं, वो स्टोरीज टाइप की होती थी। वो उस बुक को हम लोग, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते थे, लेकिन वो 1 रुपये में था, उसका किराया होता था कि 1 रुपये में आप मतलब वो बुक ले आइए, उसमें स्टोरीज होंगी, उसमें आपको अगले दिन उसको लौटाना होगा। तो वो मुझे मतलब उस समय हमने वो पढ़ना शुरू किया था और हमें अच्छे भी लगते थे। उसमें डिफरेंट स्टोरीज होती थी, जैसे नागराज की कहानियाँ, उसको क्या बोलते हैं, मतलब दादी की कहानियाँ, सब इस तरह के थे कुछ कार्टून्स बेस्ड स्टोरीज। तो वो मतलब मैंने किया। उसके बाद जैसे सब्जेक्ट के अलावा कुछ पढ़ने का तो हमें नहीं लगता कि हमने कभी पढ़ा हो। बिल्कुल सर। सर आज अभी आप इतने ऊंचाई पे हैं, आपके जीवन के अंतिम उद्देश्य क्या है, मतलब और कहाँ तक पहुँचना आप चाहते हैं? कोई इस तरह का उद्देश्य नहीं है कि कहीं ऊंचाई तक, बट यह है कि हाँ, चूँकि एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जिसमें मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, या चूँकि मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया भी। मैं IIT जैम के लिए पढ़ाता था और IIT JEE के लिए भी पढ़ाता था। मतलब आप BTech के लिए जो एडमिशन होते हैं और एक MSc या MTech के लिए तो जैम, उसमें काफ़ी अच्छे सिलेक्शंस हुए थे। मतलब मैं MCA किया था और उसी सब्जेक्ट मतलब उसी में IIT जैम में ही मुझसे अच्छे रैंक, मतलब मेरा एक स्टूडेंट 2nd रैंक भी लाया था IIT में, 2nd रैंक, 5th रैंक। उस पर्टिकुलर ईयर में तो काफ़ी अच्छे रैंक्स आए थे, 2nd, 5, 6, 8, 9, 11, ये सारे हमारे पढ़ाए हुए बच्चों के रैंक्स थे। तो लगता है कि मतलब एजुकेशन के फील्ड में कुछ करना है, कुछ करना चाहिए, और भविष्य में मैं चाहूँगा एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ मतलब गाइड करना या बच्चों को कुछ मतलब इवन पढ़ाना, इस तरह की चीज़ मुझे अच्छी लगती है। बिल्कुल सर। एक अंतिम प्रश्न और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बार बार आप इसरो ज्वाइन करने से बचना चाहते थे और अंत में आपने इसरो ज्वाइन किया और आपने इतने बड़े मिशन पे काम किया जो सफल भी रहा, तो जब आप अब अनुभव करते हैं, कभी महसूस करते हैं इन सब चीज़ों को लेके, तो आपको एक कितना सुकून महसूस होता है? अब तो मतलब कह सकते हैं कि अब हम काफ़ी एक तरह से स्टेबल हो गया है जीवन इसी तरह की चीज़ों में। मतलब ज्वाइन करने के बाद शुरुआत में इवन जो दोस्त था मेरा, हम लोग एक ही साथ रहे थे। 2012 में मैंने ज्वाइन किया
ये जब तक मेरी शादी 2017 में हुई, तो उससे पहले तक हम साथ ही रहते थे। एक 1 BHK का रूम था, हम लोग साथ ही रहते थे। मेरी शादी के बाद उसकी शादी हुई। अच्छा। तो पहले 2017 में फिर हमने अपना अलग एक रूम ले लिया। तो इस तरह से हम लोग जीवन करता है। मतलब एक दोस्त के सफल होने में एक दूसरे दोस्त की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये है, सत्य है, और ये होता भी है जनरली। क्योंकि और होता क्या है कि दोस्त अगर आपको अच्छे डायरेक्शन में लेके जाए तो भाई आप अच्छे जाएंगे। हाँ। और तो मोटिवेशन क्या है कि मोटिवेशन एक तो होता है सेल्फ मोटिवेशन, और एक होता है कि इन्वायरमेंट कैसा है उसके हिसाब से मोटिवेशन एक मिलता है। तो उसमें फ्रेंड्स का रहना बहुत ज़रूरी है। और मुझे याद है कि एक होता है कि दोस्त बोलते हैं, तो मेरा वही एक दोस्त है। उसके अलावा चलिए है आपसे फ्रेंडशिप है, बातें हैं, तो चलता रहेगा। लेकिन वो कनेक्शन ऐसा लगता है कि भगवान ने कुछ अलग ही लिखा है कि हमने साथ पढ़ाई की। वो 2010 में ज्वाइन करता है, मैं 2012 में ज्वाइन करता हूँ। इसरो में इतने सेंटर्स हैं, फिर भी मुझे वही सेंटर मिल जाता है। और आज हमारी सीटिंग प्लेस और उसकी सीटिंग प्लेस में मोस्टली 1 या 2 मीटर का ही गैप, हम आगे पीछे ही बैठते हैं आजू बाजू में। तो इस तरह की चीज़ है। तो जीवन एक साथ ही चल रहा है। बिल्कुल सर, निश्चित तौर पे आपकी जो कहानी रही है बहुत ही मोटिवेशन हर युवा को प्रदान करेगी। और आपकी कहानी को जब हम सुन रहे थे तो हम लोग के अंदर भी विचार आ रहा था कि नहीं, हम आज कहीं भी हैं और कहीं से भी बस हमारे मन में आया कि कुछ बड़ा करना है, और वहां से हमने शुरुआत अगर करना शुरू किया तो निश्चित तौर पे हम एक बड़ी ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं। आप सभी ने पूरे ध्यानपूर्वक अगर इस वीडियो को देखा होगा, इस इंटरव्यू को देखा होगा, तो आपने कल्पना किया होगा कि एक सामान्य से परिवार का रहने वाला विद्यार्थी जो सामान्य से विद्यालय में पढ़ता है, प्राइमरी विद्यालय में जिसकी 5वीं तक पढ़ाई पूरी होती है, एक छोटे से प्राइवेट विद्यालय में जो 8वीं तक पढ़ाई पूरी करता है, और एक गांव से थोड़े दूर अलग होके यूपी बोर्ड से ही इंटर और हाई स्कूल की परीक्षाएं पास करता है, वो भी केवल फर्स्ट डिवीजन से सामान्य 65% अंक आते हैं। ग्रेजुएशन में जो विद्यार्थी जिसका बैक भी लग जाता है और सामान्य उसमें भी कैसे भी करके फर्स्ट डिवीजन से पास होता है, लेकिन उसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आता है कि उसको लगता है नहीं, अब मुझे अपने आप को आकलन करना चाहिए कि हमारी कितनी क्षमता है। और जब वही व्यक्ति अपनी क्षमता का आकलन करता है तो ग्रेजुएशन में 66% रहने वाला व्यक्ति जब MSc करता है तो वहां वो 96% रहता है। निश्चित तौर पर पूरी जीवन यात्रा यह हमें बताती है कि जब जागो तभी सवेरा, और इसमें एक दोस्त की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और इस दोस्त के रूप में इनके साथ दिया था सत्येंद्र कुमार जी का, जिनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आज उनके उस प्रयासों के बल पे भारत के लिए इन्होंने चंद्रयान 3 पे काम किया और चंद्रयान 3 सफल हुआ। और जिस उद्देश्य के लिए पूरे देश के लोग इंतजार कर रहे थे और सफल होने के बाद हर देश के लोगों को लगा कि नहीं, वास्तव में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप सभी ने पूरे वीडियोज को ध्यानपूर्वक देखा, आपने यहां से क्या सीखा कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो दूसरों के पास भी शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।